गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के अनदर टॉपिक अब हम कंटिन्यू करेंगे। तो सेकंड कंपोनेंट है बैलेंस ऑफ पेमेंट का कैपिटल अकाउंट। तो क्या होता है ये कैपिटल अकाउंट? कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड्स कैपिटल ट्रांसफर सच एज लोन एंड इन्वेस्टमेंट बिटवीन वन कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एक कंट्री का अलग अलग दूसरे देशों के साथ जो भी कनेक्शन है किस चीज का, कैपिटल ट्रांसफर करने का। चाहे वो ट्रांसफर हम करते हैं कि अपना पैसा कहीं पे इन्वेस्ट करके या फिर किसी दूसरी कंट्री को लोन देके। दो तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं, कैपिटल को ट्रांसफर कर सकते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज में। ठीक है। विच कॉज अ चेंज इन द एसेट एंड लाइबिलिटी स्टेटस ऑफ द रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री और द इट्स गवर्नमेंट। तो ये जो हम कैपिटल ट्रांसफर करने वाले हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, तो ये किस चीज का कारण बनेगा? या तो एसेट क्रिएट होगी इससे कहीं पे, या कम होगी, या लाइबिलिटी क्रिएट होगी या लाइबिलिटी कम होगी। एसेट और लाइबिलिटी के ऊपर कहीं ना कहीं इफेक्ट डालेगा। ठीक है, जो भी ट्रांजेक्शन एक कंट्री की दूसरी कंट्री के साथ होगी। तो कैपिटल गुड के लिए, कैपिटल अकाउंट के लिए आपको ध्यान रखना है कि एसेट या लाइबिलिटी के ऊपर कुछ ना कुछ इम्पैक्ट जो है वो पड़ता ही है कैपिटल ट्रांजेक्शन जब हम करते हैं तो। ठीक है, तो रेजिडेंट के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा या उसकी गवर्नमेंट के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। तो कैपिटल अकाउंट में पहला हम पढ़ने वाले हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट, दूसरा जो मेन कंपोनेंट है वो है बोरोइंग, और तीसरा आता है अदर्स। तो अदर्स में भी कुछ पॉइंट्स हम रीड करेंगे। तो बेसिकली हम करेंगे एक तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट और दूसरा मेन क्या है, बोरोइंग। फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट में पहला आता है FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसमें भी दो पार्ट आते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट में, FDI और FII। ठीक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट या फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दो हैं। पहले डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देख लें क्या होता है। इसको हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, कोई पर्सनली प्राइवेट कैपिटल कहीं पे इन्वेस्ट करने वाला है तो वो भी एक ही बात है, उसको हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो क्या होता है, इट रेफर्स टू द परचेज ऑफ फिक्स कैपिटल एसेट जैसे कि फैक्ट्रीज या फिर कोई रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर etc. along with the power to control them, along with the power to control them. इट मीन्स क्या है कि जब कोई भी अगर फॉरेनर जैसे इंडिया के अंदर आके कुछ इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, या तो कोई वो फिक्स एसेट खरीद लेगा। ठीक है, जैसे कोई फैक्ट्री यहाँ पे उसने ओपन खरीद ली, वहां पे जमीन खरीद ली और उसके ऊपर कुछ ना कुछ बनाने वाला है, इन्वेस्टमेंट करने वाला है। या फिर कोई रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन या रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर के तौर पे उसने कुछ ले लिया। जैसे हमने पहले बोला है कि ये प्राइवेट कैपिटल भी है, तो कोई भी इंडिविजुअल आके यहाँ पे कुछ भी पैसा इन्वेस्ट कर सकता है ना। तो रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर के तौर पे कुछ भी खरीद सकता है, तो प्राइवेट कैपिटल जो है अपनी लगा सकता है, राइट। तो इसको प्राइवेट कैपिटल के अंदर भी काउंट करते हैं। तो ये जो चीज वो खरीदता है इंडिया के अंदर आकर, कौन? फॉरेनर्स, अलॉन्ग विद द पावर टू कंट्रोल देम। तो उस चीज के ऊपर उसकी पावर हो जाती है। पावर मतलब उसकी ऑनरशिप हो जाती है। जो भी चीज वो यहाँ पे खरीदेगा तो उसके ऊपर उसकी ऑनरशिप हो जाती है, राइट। उसी को हम क्या बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सिमिलर हमारे इंडियंस जो है वो भी बाहर की किसी कंट्री में जाके इस तरह की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहां पे वो भी किसी रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर में पार्ट बन सकते हैं। वहां पे वो भी कोई फैक्ट्रीज जो है वो लगाना चाहते हैं, तो कोई जमीन खरीदेंगे तो वही सेम हो सकता है। तो जब कोई फॉरेनर यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करता है तो उस टाइम हमारे पास क्या होगा, फॉरेन जब आएगा तो इंडिया में क्या लेके आएगा, फॉरेन करेंसी। तो उस टाइम हमारे पास इनफ्लो होगा। ठीक है, अगर फॉरेनर जो हमारे इंडिया के अंदर आ रहे हैं, ठीक है, तो उस टाइम क्या होगा, हमारा इनफ्लो होगा। लेकिन अगर इंडियन पर्सन जो हैं वो आउटसाइड बाहर जा रहे हैं, इंडिया से बाहर अब्रॉड जा रहे हैं, तो उस टाइम वहां जाके इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, तो उस टाइम क्या होगा, आउटफ्लो होगा फॉरेन एक्सचेंज का। तो वो करेंसी यहां से लेके जाएगा वहां पे अपना कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करने के लिए, तो उस टाइम आउटफ्लो होगा। दूसरा जो पार्ट आता है जिसको हम बोलते हैं FII, इसका मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। इसका एक अनदर नेम है जो कि होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी पर्सन
कहीं पे इन्वेस्टमेंट करता है, जैसे कि इट रेफर्स टू द परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट या फाइनेंशियल सिक्योरिटीज अब्रॉड। अगर कोई पर्सन किसी भी दूसरी जगह के ऊपर अब्रॉड में क्या करता है, कुछ फाइनेंशियल सिक्योरिटीज को परचेज करता है। सिक्योरिटीज मतलब जैसे कोई भी उसने शेयर्स खरीद लिए, ठीक है। अगर हमारे इंडियंस बाहर जाते हैं तो उन्होंने बाहर से शेयर्स खरीद लिए, बॉन्ड्स खरीद लिए वहां पे, ठीक है। तो इट मीन्स क्या हो गया कि इस तरह की कुछ भी चीजें अगर वो खरीदता है, बॉन्ड्स वगैरह या कोई अदर सिक्योरिटी खरीदता है, तो इट मीन्स वो क्या हो गया, वहां पे उसने परचेजिंग तो कर ली, बट अब उसकी जो प्रॉपर ऑनरशिप है वो उस पर्सन को नहीं मिलती। क्लियर। तो इसी तरह से जो बाहर से इंडिया में आते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर्स मार्केट के अंदर बॉन्ड्स खरीदते हैं, अदर सिक्योरिटीज खरीदते हैं, लेकिन उनको यहाँ पे फॉरेन होने की वजह से उनको ऑनरशिप जो है वो नहीं मिलेगी उन चीजों की। सिर्फ अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसके लिए, ताकि वो उनको थोड़ा सा इनकम क्रिएट हो सके, प्रॉफिट कर सके वो, ठीक है। बट उनको ऑनरशिप जो है वो रिसीट नहीं होती, तो इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो इसी तरह से परचेज ऑफ एसेट इन अनदर कंट्री अपीयर्स अ नेगेटिव आइटम ऑन कैपिटल अकाउंट। तो अगर कोई भी अगर परचेज करेंगे एसेट दूसरी कंट्री के अंदर, तो उस टाइम क्या हमें सीन नजर आएगा, हमें यहाँ से पैसा लेके जाना पड़ेगा, तो उस टाइम हम आउटफ्लो बोलेंगे। लेकिन अगर कोई बाहर से पर्सन आके इंडिया में आ रहा है तो वो पैसा लेके आएगा, फॉरेन एक्सचेंज लेके आएगा, तो उस टाइम क्या होगा, इनफ्लो होगा फॉरेन करेंसी का, राइट। ये दो कंसेप्ट हमने किए कि इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी क्या हो सकता है, इनफ्लो या आउटफ्लो होता है, एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट या फिर दूसरा होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। क्लियर। जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करने वाले हैं सेकेंड, वो है बोरोइंग। तो बोरोइंग का मतलब क्या है कि उधार देना किसी को, ठीक है, या लैंडिंग का मतलब उधार देना और बोरो का मतलब उधार लेना। सो जो हम बोरोइंग का मतलब कर रहे हैं, तो बोरो भी क्या है, इसके भी दो पार्ट्स हम लेते हैं। तो पहला क्या है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। इस तरह के जो कंसेप्ट हैं कमर्शियल बोरोइंग्स, तो अगर इंडियंस जैसे लोग बाहर जाके पैसा जो है उधार लेते हैं, बोरो करना चाहते हैं कैपिटल, तो उनको जो पैसा मिलेगा, ठीक है, वो जो बोरो करने वाले हैं वो उनको मार्केट रेट के ऊपर मिलेगा, जो भी वहां पे रेट चल रहा है, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जितना भी रेट उसके बाजार में चल रहा है फॉरेन में, जैसे जापान से हमने अगर लोन लिया तो जापान में जो भी मार्केट का रेट चल रहा है, तो उसी रेट के ऊपर हमें भी वो क्या कहेंगे, लोन दे सकते हैं, राइट। उसको बोलते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। कमर्शियल मतलब वहां पे उनका जो ट्रेड है इंटरेस्ट लेने का, तो वही रहेगा, वो सबके लिए क्या रहेगा, कॉमन क्रिएट होता है। तो इस तरह के पॉइंट को हम बोलते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स। सिमिलर अगर कोई बाहर से आ रहा है, इंडिया से लोन लेने वाला है, तो हम क्या करेंगे, उस टाइम क्या करते हैं, जो मार्केट का रेट है उसी रेट के ऊपर फॉरनर्स को भी हम उसी तरीके से लोन प्रोवाइड करेंगे। दूसरा आता है एक्सटर्नल असिस्टेंस, एक्सटर्नल असिस्टेंस। इसमें क्या होता है, असिस्टेंस मतलब थोड़ा सा हेल्प दे देना, हेल्प मतलब थोड़ा सा हमको कंसेशन दे देना। किनको कंसेशन मिलेगा, ये जो लोग इंडिया में जैसे आ रहे हैं, वो लोन मांग रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा रेट हम कम लगा दें, तो वो होता है कंसेशनल रेट। तो जब हमारा इस तरह की असिस्टेंस हम प्रोवाइड करते हैं, लोन देते हैं, जो कि कंसेशन रेट के ऊपर थोड़ी छूट होती है, बाकी जो हमारा मार्केट है उसे थोड़ा कम रेट के ऊपर हम उनको लोन प्रोवाइड कर देते हैं फॉरनर्स को, तो इस तरह की असिस्टेंस भी दे सकते हैं। ये भी क्या है, बोरो के दो तरीके हैं, या तो फुल रेट जो चार्ज किया जाता है सबसे, वैसा ही उनसे भी किया जाएगा, या फिर कंसेशन रेट के ऊपर। तो इस तरह से भी क्या है, लोन प्रोवाइड किया जाता है। सिमिलर हमारे साथ भी यही ट्रीट होगा जब हम बाहर की कंट्री में जाते हैं, तो ठीक है। सो अगर हम फॉरनर्स को लोन दे रहे हैं यहाँ पे, अगर हमें उनको लोन देना पड़े, तो फॉरनर्स को अगर लोन देंगे इंडिया वाले, तो उस टाइम आउटफ्लो होगा हमारे पास से फॉरेन करेंसी का। अगर हम बाहर से जो है फॉरनर से ले रहे हैं लोन, ठीक है, टेक ओवर कर रहे हैं लोन को बाहर की कंट्री से, तो उस टाइम क्या होगा, हमारे पास फॉरेन की करेंसी आएगी, जिसको हम बोलते हैं इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, राइट। तो इस तरह से हमारा इनफ्लो या आउटफ्लो होता है। ये दो पॉइंट्स हमें रीड कर रहे हैं, फर्स्ट इज इन्वेस्टमेंट और सेकंड किया है बोरोइंग। ये दोनों ही पॉइंट कैपिटल अकाउंट के मेन पॉइंट हैं, जिसको हम कंपोनेंट बोलते हैं।
तो अदर पॉइंट के अंदर क्या आएगा, सो अदर्स में पहला आता है एनआरआई डिपॉजिट। ये भी हमारा कैपिटल अकाउंट का ही एक कंपोनेंट है। एनआरआई डिपॉजिट का मतलब होता है, ये एनआरआई का मतलब नॉन रेजिडेंट इंडियन, जो कि कुछ ऐसे लोग हमारे इंडियंस के मतलब बाहर रहते हैं, फॉरेन में रह रहे हैं, ठीक है। तो वो फॉरेन में हमारा जो भी इंडियन बैंक की ब्रांच होगी, इंडियन बैंक की कोई भी अगर ब्रांचेस हैं, हमारे इंडियन बैंक्स बाहर की कंट्री में भी हमें नजर आते हैं, तो अगर वो अपना पैसा जो है फॉरेनर क्या करते हैं, इस इंडियन बैंक के अंदर डिपॉजिट करवाते हैं, ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं एनआरआई डिपॉजिट्स। यानी कि उन्होंने अपना पैसा कहाँ पे डिपॉजिट करवाया है, हमारे इंडिया के अंदर डिपॉजिट करवाया है। तो इंडिया के बैंक में अगर डिपॉजिट करवा दिया तो इंडिया के पास क्या हो गया, फॉरेन करेंसी क्या होगी, इंक्रीज हो जाती है उस टाइम, राइट। उसको इसी तरह से ये भी कंपोनेंट है कि किस तरह से हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व जो है वो इनफ्लो हो रहा है, तो इस तरह से हमारे पास करेंसी इनफ्लो हो रही है। इसी तरह से जो यहाँ पे कुछ फॉरेनर्स बैठे हैं, अगर बाहर का जो हमारा बैंक है, फॉरेन बैंक है, इंडिया में ब्रांच है उसकी, तो फॉरेन बैंक के अंदर अगर डिपॉजिट करवाते हैं तो बजाय अपने बैंकों के, तो इट मीन्स क्या होगा, उस टाइम हमारी जो फॉरेन करेंसी है वो क्या हो रही है, आउटफ्लो हो जाती है, ठीक है। अगर कुछ भी वो अपनी कंट्री को भेजना चाहते हैं, मतलब जो भी अपनी बैंक में डिपॉजिट करवाएंगे फॉरेन बैंक में, तो उस टाइम क्या होगा, आउटफ्लो गिना जाता है, ठीक है। इसी तरह से जो हमारे पास एनआरआई डिपॉजिट्स हैं, उसका एक पॉइंट है कि अगर एनआरआई अपनी फैमिली को कुछ भेजते हैं तो उसको हम इसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि फैमिली को जो भी वो पेमेंट भेजेंगे इंडिया के अंदर, उसको हम करंट ट्रांसफर कहते हैं, जो कि हम टॉपिक पहले भी रीड कर चुके हैं, ठीक है, उसको इसमें इंक्लूड नहीं करते। सेकेंड पॉइंट आता है बैंकिंग कैपिटल क्या होता है। तो ये बैंकिंग कैपिटल का मतलब है कि अगर जब भी कोई पर्सन अपने डिपॉजिट कराता है बैंक के अंदर पैसा, अपनी कोई सिक्योरिटी अगर जमा कराते हैं, सिक्योरिटीज कुछ भी अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी सिक्योरिटी, अपनी शेयर्स, अपनी बॉन्ड्स, कुछ भी ऐसी चीजें हैं, तो वो ऐसे अगर चीजें जो हैं वो फॉरेनर्स जो हैं इंडियन बैंक के अंदर डिपॉजिट करवाते हैं, तो इंडियन बैंक में डिपॉजिट करवाने से क्या होता है, इंडियन बैंक के पास कुछ ऐसा स्टॉक एसेट बन जाती है उनके लिए। ऐसी चीजें जो होती हैं वो क्या बन जाती हैं, इंडियन बैंक के लिए एसेट बन जाती है, और एसेट को बेच भी सकते हैं, सोल्ड कर सकते हैं, और उनको सोल्ड करके क्या कर सकते हैं, लिक्विडिटी क्रिएट कर सकते हैं, खुद के लिए लिक्विडिटी बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो सकता है कि इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज होगा इनटू द डोमेस्टिक इकोनॉमी टेंड टू राइज। तो हमारी इकोनॉमी के अंदर इनफ्लो ऑफ डोमेस्टिक करेंसी जो है वो क्रिएट हो जाएगा, राइट। अगला जो आता है वो आता है शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट। शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट क्या होता है कि जब भी कोई, अगर सपोज कर लो हमने कहीं से इंपोर्ट करवाया है, तो हम उनको तुरंत पेमेंट नहीं करते हैं, हम उनको उधार के तौर पे उनसे इंपोर्ट करवा रहे हैं। तो अगर हम उधार लेते हैं किसी से, तो हमें एक टाइम पीरियड मिल जाता है, जैसे कि 3 महीने बाद हमने उनकी पेमेंट करनी है, 4 महीने बाद पेमेंट करनी है, तो इट मीन्स क्या हो गया, वो हमें शॉर्ट टर्म क्रेडिट दे रहे हैं, फैसिलिटी, ठीक है, शॉर्ट टर्म क्रेडिट प्रोवाइड कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म क्रेडिट। तो वो जो शॉर्ट टर्म क्रेडिट है, इसी तरह से हम भी बाहर के फॉरेनर्स को कुछ इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह से जब हम किसी से इंपोर्ट करवा के शॉर्ट टर्म क्रेडिट ले लेते हैं, 3 महीने बाद जब भी हमें उसको पेमेंट करनी होगी, तो उस टाइम क्या होगा, हमारे यहाँ से फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो होगा। सिमिलर अगर दूसरी कंट्री वाले हमारे इंडिया को दे रहे हैं, कोई शॉर्ट टर्म लोन की पेमेंट कर रहे हैं, तो उस टाइम क्या होगा, इनफ्लो होगा हमारे पास किस चीज का, ये ट्रेड क्रेडिट का, यानी कि जो उधार था उसकी जो पेमेंट होती है उसी के बेस के ऊपर आउटफ्लो या फिर इनफ्लो है जो डिसाइड होता है। इसीलिए इसको हम एक कंपोनेंट के तौर पे काउंट करते हैं। इससे भी मनी आ रही है या जा रही है किसके अंदर, कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो 3 अदर कंसेप्ट हमने रीड किए हैं, एनआरआई का जो डिपॉजिट होता है बैंकों के पास, या फिर एनआरआई जो है वो अपना कुछ सिक्योरिटीज जमा करवाते हैं डिपॉजिट के अलावा। डिपॉजिट हो गया पैसा, पैसे के अलावा कुछ और चीज अगर डिपॉजिट के तौर पे वो अपना रखते हैं, सिक्योरिटीज रखते हैं, तो वो एक एसेट बन जाती है, और एसेट को जो है लिक्विडिटी के फॉर्म में कमर्शियल बैंक कर सकता है उसको सेल करके। तो ये एक होता है ट्रेड क्रेडिट, ठीक है। ये सारे के सारे हैं कैपिटल के कंपोनेंट्स। अब आता है ओवरऑल बैलेंस का मतलब। ओवरऑल बैलेंस मतलब कि हमें टोटल निकालना है कि हमारा बीओपी का क्या बैलेंस आता है। पहले हम करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो यहाँ पे लिखते हैं, इसके अलावा हम लिखते हैं कि जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो भी हम यहाँ पे प्लस करते हैं, क्योंकि सारे कंपोनेंट हम करंट अकाउंट के बना के करंट अकाउंट के अंदर शिफ्ट कर देते हैं और उसे बैलेंस आ जाएगा।
इसी तरह से कैपिटल अकाउंट के सारे कंपोनेंट्स को लेके हम जो इनफ्लो आउटफ्लो जो क्रिएट करते हैं उसे एक बैलेंस निकल जाता है कैपिटल अकाउंट का। और तीसरा हम सेपरेटली एक बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं एरर एंड ओमिशन। एरर एंड ओमिशन क्या है, ये एक ऐसे अकाउंट है जो कि हमें प्रिपेयर करना पड़ता है। समटाइम क्या होता है कि कुछ हमारे अकाउंट्स के अंदर ओमिशंस हो जाते हैं, कुछ गड़बड़ी क्रिएट हो सकती है कि हम अपनी अमाउंट्स को कई बार कम लिख सकते हैं, गलती से बाय मिस्टेक कई बार ज़्यादा लिखा जाता है। तो इस तरह की ट्रांजैक्शंस को हम पहले से रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो उसको हम एरर एंड ओमिशन अकाउंट सेपरेटली जो भी हमें ट्रांजैक्शंस मिस लगती है उस अकाउंट के अंदर हम डाल देते हैं जिसको नाम है एरर एंड ओमिशन। तो उसका जो बैलेंस है वो भी हम कर लेते हैं, कितना इनफ्लो या आउटफ्लो का हमने गड़बड़ी करी थी वो इसी अकाउंट के अंदर हम लिख देते हैं और बाद में उसका भी हम बैलेंस निकाल लेते हैं। तो तीनों बैलेंसेस को जोड़ के हमारे पास बनता है बीओपी का बैलेंस। इसको ओवरऑल बैलेंस कहते हैं, जो भी प्लस या माइनस आएगा वो बन जाता है हमारा ओवरऑल बैलेंस। सो ओवरऑल बैलेंस को हम प्लस तो करते हैं, लेकिन इसके भी दो मेथड हैं ओवरऑल बैलेंस को चेक करने की। पहला मेथड ये है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इन एन अकाउंटिंग सेंस। अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा अकाउंटिंग सेंस के तौर पे है तब हम क्या करते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट को वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है, ठीक है। तब हमारा क्या रहेगा, क्योंकि हम ड्यूल एक्सपेक्ट लेके चलते हैं, हमारा जो अकाउंटिंग सेंस है वो ये कहता है कि डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंगली हम हर ट्रांजैक्शंस को लेके चलते हैं। कुछ चीजें अगर डेबिट हो रही हैं तो कहीं ना कहीं वो क्रेडिट हो रही हैं, राइट। तो इसके अकॉर्डिंगली हर चीज हमारी इक्वल टू रहेगी। तो उसमें हमारा जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या रहेगा, अकाउंटिंग सेंस के अकॉर्डिंगली क्या रहेगा, ऑलवेज बैलेंस में ही रहेगा, इट इज ऑलवेज बैलेंस। सेकेंड मेथड जब हम लेते हैं, अगर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट को कुछ इस तरीके से बनाते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट इन एन ऑपरेशनल सेंस। अगर हम ऑपरेशनल सेंस के तौर पे बनाते हैं तो उस केस के अंदर क्या होता है, ऑपरेशनल सेंस का मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट इज इकोनॉमिक बैलेंस। तो इकोनॉमिक कितना बैलेंस हमें दिखा रहा है, यानी कि फाइनेंशियली कितना बैलेंस हमें शो हो रहा है, कितना आउटफ्लो और कितना इनफ्लो हमें नजर आ रहा है। अगर हम उस तरीके से इकोनॉमिक बैलेंस को लेके चलेंगे तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को कैसे हैंडल करेंगे। यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट साइड तो है, जरूरी नहीं है कि डेबिट क्रेडिट साइड हमारी इक्वल आए, वो अनइक्वल भी हो सकती है। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा कि इकोनॉमिकली हमें बराबर तो करना है, क्योंकि हम बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब बैलेंस में लेके आना, तो इसको हम कैसे इक्वल लेके आएंगे। तो अगर आपका बीओपी डेफिसिट चल रहा है, बीओपी डेफिसिट का मतलब क्या होता है कि आउटफ्लो ज्यादा हो रहा है लेकिन इनफ्लो कम हो रहा है। अगर तो आपका बीओपी डेफिसिट चल रहा है तो उस केस में क्या करेंगे, एक काम हमें करना पड़ेगा, वो होता है कि ड्रॉइंग डाउन द फॉरेन रिजर्व्स। हमें अपने जो फॉरेन रिजर्व है, एक अकाउंट होता है जिसको ऑफिशियल रिजर्व बोलते हैं, ऑफिशियल रिजर्व जो है वो आरबीआई, हर एक कंट्री का जो सेंट्रल बैंक होता है आरबीआई, इतना फॉरेक्स रिजर्व अपने पास रखता है। फॉरेन करेंसी का एक रिजर्व उनके पास होता है जिसका स्पेशल अकाउंट बनता है ऑफिशियल रिजर्व। तो ऑफिशियल रिजर्व में से कुछ पैसे हमें या तो निकालने पड़ेंगे या डालने पड़ेंगे। इन दोनों ट्रांजैक्शंस को हम यहाँ पे करेंगे ताकि हम अनइक्वल को क्या कर सकें, इक्वल कर सकें, राइट। इसी को ऑफिशियल रिजर्व कहते हैं। आगे आपको क्वेश्चन भी आता है कि ऑफिशियल रिजर्व क्या होता है। तो जब भी डेफिसिट हमें नजर आता हो तो उस डेफिसिट वाले केस में हम क्या करेंगे कि जो ऑफिशियल रिजर्व है वहां से पैसे निकाल लेंगे और किस में डाल देंगे, जो भी साइड हमारी कम है उस अकाउंट में डाल देंगे और जो डेफिसिट है वो क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा और हमारा बैलेंस क्या हो जाएगा, दोनों का इक्वल। अगर हमारा केस ऐसा चल रहा है कि हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का अकाउंट हम बना रहे हैं सारे आइटम जोड़ के, करंट, कैपिटल, एरर सब जोड़ के, तो वो सारी आइटम हमारी यहाँ पे पड़ी हुई हैं। अगर हमारा सरप्लस चल रहा हो, सरप्लस का मतलब सीआर साइड हमारी ज्यादा होती है और उस टाइम डीआर साइड हमारी कम होती है, यानी कि हमारा जो है प्लस वाली साइड ज्यादा है, यानी कि सरप्लस आ गया। जब हमारा सरप्लस होता है तो भी हमें लगता है कि तो अनबैलेंस हो गया, ठीक है, आ ज्यादा रहा है, इनफ्लो ज्यादा हो रहा है करेंसी का लेकिन आउट कम हो रहा है, तब भी हमारा बैलेंस नहीं हुआ। उसको भी क्या बोलते हैं, अनइक्वल बोला जाता है। बट उसको भी इक्वल करके दिखाना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, हमारे इस अकाउंट में पैसा ज्यादा है ना, सरप्लस है, यहां से पैसा निकाल के हम कहां डाल देंगे, फिर जो वो ऑफिशियल रिजर्व बना हुआ है जो कि हमारे आरबीआई ने मेंटेन किया हुआ है
उस अकाउंट में जाके वो उतना पैसा हम प्लस कर देंगे, यहाँ से कुछ मनी निकाल के हम वहां पे डाल देंगे, तो ऑटोमेटिकली फिर दोनों बैलेंस हो जाएंगे। इस तरीके से बीओ के बैलेंसेस को हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो ये टॉपिक क्या है, ओवरऑल बैलेंस कैसे निकालते हैं। दो तरीके से, अकाउंटिंग स्टेटमेंट है तो ऑटोमेटिकली बैलेंस होता है, या फिर ऑपरेशनल अगर हम सेंस के साथ चलते हैं तो बैलेंसिंग हमें करना पड़ता है। कैसे बैलेंसिंग करेंगे, ऑफिशियल रिजर्व को यूटिलाइज करके, जो भी रिजर्व बैंक के द्वारा मेंटेन किया जाता है ऑफिशियल रिजर्व, उसके थ्रू इन ट्रांजेक्शन को हम सेट करेंगे, राइट। सो बेटे यहाँ पे कुछ लाइंस हैं वो हम पढ़ते हैं ऑफिशियल रिजर्व के बारे में। ऑफिशियल रिजर्व आर नॉट शोन एज अ पार्ट ऑफ द कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे जो ऑफिशियल रिजर्व की बात कर रहे हैं वो कैपिटल अकाउंट का पार्ट नहीं है। ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट इज सेपरेटली प्रेजेंटेड। तो हमें यहाँ पे सेपरेटली एक प्रेजेंट करना पड़ता है कि ऑफिशियल रिजर्व को हमने यूज कर लिया क्योंकि हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट को सेट करना है, एंड क्लासिफाइड एज बिलो द लाइन, और इसी को बिलो द लाइन बोलते हैं। कैसे बिलो द लाइन बोला जाता है, सपोज कर लो यहाँ पे एक एग्जाम्पल हमने दी है, यहाँ पे क्या लिखा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट जितने भी हुए वो हमने लिख लिया, ट्रेड बैलेंस हमारे पास आ गया। ट्रेड बैलेंस कहते आता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके, तो ये नेगेटिव में आया है। उसके बाद कुछ इनविजिबल्स जितनी भी सर्विसेज हैं वो भी हमने साथ में ले ली, वो भी साथ में इसके प्लस कर लिया, और उसके बाद टोटल करंट अकाउंट का बैलेंस आ गया जो नेगेटिव में दिख रहा है, राइट। जैसे ही करंट अकाउंट का बैलेंस खत्म हो गया, हमने साथ साथ कैपिटल आइटम को उठा लिया, कैपिटल आइटम का भी बैलेंस निकाल लिया, प्लस माइनस जो भी अकाउंट बना था रफली उससे आइटम उठा के हमने यहाँ पे लिया है, तो कैपिटल अकाउंट का पॉजिटिव बैलेंस हमें दिख रहा है। इसी तरह से तीसरा अकाउंट हमने बनाया एरर ऑफ एंड ओमिशन, उसका भी जो भी प्लस माइनस है वो हमने नेट निकाल लिया और यहाँ पे 902 यहाँ पे लिख दिया। ये तीनों अकाउंट का बैलेंस हमें दिख रहा है। तीनों अकाउंट का बैलेंस कैसे देखेगा, तीनों का प्लस कर लेंगे। कौन सा बैलेंस, करंट अकाउंट का बैलेंस, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, एरर एंड ओमिशन, तीनों को प्लस माइनस करके जो रिजल्ट आता है वो ये आ रहा है, जिसको क्या बोलते हैं, ओवरऑल बैलेंसेस। अब आपने नोटिस किया यहाँ पे हमने ओवरऑल रिजर्व, ऑफिशियल रिजर्व अभी तक मेंशन नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि ऑफिशियल रिजर्व क्या है, हमें तब रिक्वायरमेंट होगी जब हम पहले उस ओवरऑल बैलेंस के ऊपर जाएंगे। ओवरऑल बैलेंस जो है ऑपरेशनल सेंस के थ्रू हमने ये अकाउंट बनाया है, उसमें हमने क्या किया, ओवरऑल बैलेंसेस को हमने चेक किया, ये बन रहा है पॉजिटिव में 43574। तो 43574 का मतलब क्या है कि प्लस वाली साइड आपकी बड़ी है, नेगेटिव वाली साइड में कम है। नेगेटिव का मतलब आउटफ्लो और प्लस का मतलब इनफ्लो, यानी कि इनफ्लो ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब सरप्लस है। तो आप क्या करोगे, सरप्लस का मतलब आप यहां से कुछ पैसा जो है निकाल के आप कहाँ लेके जाओगे, ऑफिशियल रिजर्व में लेके जाओगे। जब आपको ऑफिशियल रिजर्व में लेके जाना है तो आप इस अकाउंट में क्या करोगे, जितनी अमाउंट पड़ी है उसको निकालने के लिए क्या करोगे, इसमें से माइनस कर दोगे वही सेम अमाउंट, ठीक है। क्यों माइनस क्यों लिखोगे, क्योंकि आप इसमें से या लेस करोगे तभी ये बैलेंस जीरो आएगा, और हमें यहाँ पे बैलेंस चाहिए, ओवरऑल बैलेंस बीओबी का जीरो होना चाहिए, ठीक है, तभी वो इक्वल गिना जाता है। कितना, डीआर और सीआर साइड हमारी इक्वल टू है, क्यों, क्योंकि जो हमारा अनइक्वल था उतने पैसे हमने यहाँ से निकाल दिए, माइनस कर दिए, और कहाँ डाल दिए, ऑफिशियल रिजर्व के अंदर डाल दिए, राइट। तो आपको नोटिस करना है कि जब हम ऑफिशियल रिजर्व में डाल रहे हैं तब यहाँ पे माइनस का साइन यूज करेंगे। अगर ऑफिशियल रिजर्व से हम निकालेंगे पैसा तो यहाँ पे प्लस का साइन यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि जब ऑफिशियल रिजर्व डिक्रीज होगा तो वहां से निकालेंगे और यहाँ पे रख के क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तब प्लस का साइन होगा जब ऑफिशियल रिजर्व डिक्रीज होगा। लेकिन जब ऑफिशियल रिजर्व हमारा इंक्रीज होगा तो यहाँ पे माइनस का साइन डलेगा, क्योंकि यहाँ से माइनस होके कहाँ चला गया, ऑफिशियल रिजर्व के अंदर इंक्रीज हो गया, राइट। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे बैलेंस को जीरो करते हैं। जब तक जीरो नहीं आता बीओपी हमारा क्लियर नहीं है। इट मीन जीरो लाने के लिए हमें ऑफिशियल रिजर्व की रिक्वायरमेंट होती है। इसको हम क्या कहते हैं, बिलो द लाइन क्यों बोलते हैं, पूरे अकाउंट खत्म करने के बाद, बैलेंस ऑफ ओवरऑल बैलेंसेस निकालने के बाद इसका लास्ट में नाम आता है ऑफिशियल रिजर्व। ये इस बैलेंस की जो बीओपी का जो आता है इसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की लाइन। यहां तक हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट की लाइन आ गई, मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। इससे नीचे जो कॉन्सेप्ट आता है वो ऑफिशियल रिजर्व का होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, बिलो द लाइन। ये इस लाइन के बिलो हमें ये एक लाइन लिखनी पड़ती है, दैट इज द ओवरऑल ऑफिशियल रिजर्व, और इसी को हम बिलो द लाइन बोलते हैं, राइट। और जो इसके ऊपर ऊपर है, अबव द लाइन है, वो सारा क्या है, तो इस लाइन के ऊपर जितनी भी ट्रांजेक्शंस आपको नजर आ रही हैं वो सारी की बीओपी की लाइंस है, क्लियर। और इससे नीचे वाली क्या है, बीओपी की लाइंस नहीं है, वो किसकी लाइन है, ऑफिशियल रिजर्व की लाइंस है, क्लियर है। इसके बाद बेटे पॉइंट आता है इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी क्या होता है। बीओपी इक्विलिब्रियम का मतलब जब करंट अकाउंट का बैलेंस, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस और एरर और ओमिशन का बैलेंस, तीनों के बैलेंसेस को हम प्लस करते हैं तो वो इक्वल टू जीरो है, जैसे अभी हमने एग्जांपल में किया।
अगर वो आंसर 0 आ गया ऑटोमेटिकली तो वो हमारा मतलब ये होगा कि बीओपी इक्विलिब्रियम के अंदर है। ठीक है, सो इट मीन्स देयर इज नो मूवमेंट इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ ऑफिशियल रिजर्व ऑफ द सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक को कोई मूव करने की जरूरत नहीं है, ना तो रिजर्व ऑफिशियल रिजर्व को उस टाइम डिक्रीज करना पड़ेगा ना उसको इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा बीओपी इक्विलिब्रियम के अंदर आ गया। राइट, सो बीओपी इक्विलिब्रियम का मतलब कि स्टेट ऑफ द बीओपी इक्विलिब्रियम इनवर्ड फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि बाहर की करेंसी का जो इनफ्लो है, ठीक है, किसका इनफ्लो, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट की ट्रांजेक्शन दोनों को मिला के जो भी टोटल इनफ्लो बनता है इज एग्जैक्टली इक्वल टू द आउटफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। वो बिल्कुल इक्वल टू है कि जितना आउटफ्लो हमारी कंट्री से हो रहा है। सो देयर इज नो चेंज इन द ऑफिशियल रिजर्व, तो हमने ऑफिशियल रिजर्व को यूज ही नहीं किया। सो इसी को क्या बोलते हैं हम, बीओपी इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अब आता है डिसइक्विलिब्रियम। तो डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है कि जब हमारा कोई ना कोई बैलेंस जो है वो इक्वल टू 0 नहीं होगा जब। सो डिसइक्विलिब्रियम का मतलब कि इन बीओपी व्हेन सम टोटल करंट अकाउंट, जब हम टोटल लेते हैं करंट अकाउंट बैलेंस का एंड कैपिटल अकाउंट बैलेंस का टोटल लेते हैं तो वो 0 नहीं आ रहा। इंस्टेड इट, इसके अलावा इज इधर सम पॉजिटिव नंबर, या तो वो पॉजिटिव नंबर में आ रहा है या फिर नेगेटिव नंबर में आ रहा है। कैसे, अभी हमने इस एग्जाम्पल के अंदर देखा जब इनको हमने बैलेंसिंग किया तो वो 0 नहीं आया, यहाँ पे एक नंबर आया है, या तो पॉजिटिव में आया या फिर नेगेटिव में, कुछ तो आया ही है ना। तो ये क्या हो गया हमारा डिसइक्विलिब्रियम ऑफ बीओपी। सो डिसइक्विलिब्रियम दो तरह से हो सकता है, या फिर बीओपी सरप्लस होगा या फिर बीओपी डेफिसिट होगा। बेटे जो बीओपी डेफिसिट है ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसको हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, सरप्लस वाला पार्ट हमारे सिलेबस का पार्ट है, उसको समझ लेते हैं कि क्या होता है। करंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस इन सम पॉजिटिव नंबर, जब पॉजिटिव नंबर में आता है ना आपका बीओपी का टोटल, तो इट मीन वो सरप्लस है। तो सरप्लस में से क्या करते हैं हम, कुछ अमाउंट निकाल के कहां पे शिफ्ट करेंगे, ऑफिशियल रिजर्व के अंदर। सो टू नेट इनवर्ड फ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि हमारा पॉइंटिंग आउट करेंगे कि इनफ्लो ज्यादा है, इनफ्लो ज्यादा तभी सरप्लस हुआ ना, एंड लेंडिंग टू एन इंक्रीज इन द ऑफिशियल रिजर्व। तो हमें क्या करेंगे, उसको वहां से लेंडिंग करनी पड़ेगी, कहां पे, इंक्रीज करने के लिए ऑफिशियल रिजर्व को। सिंपल सी बात है, इसी को हम बीओपी सरप्लस कहते हैं। राइट, लास्ट पॉइंट है बेटे हमारा इस चैप्टर का, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं अभी। ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस क्या होता है और अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं। ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस वो होती हैं बेटे जो कि रेगुलरली हम इस्तेमाल करते हैं, बाहर की कंट्री के साथ एक्सपोर्ट किया, इंपोर्ट किया तो हमारा यूज हो गया, सर्विसेज हमने लेन देन करी एक दूसरे के साथ तो वो ऑटोनोमस हो गया। तो जो जनरली हमारी कंट्री का पार्ट है हम करते हैं वो होता है ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस। अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, जो कि ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस का हेल्प करने के लिए हमें उन सभी ट्रांजैक्शंस को इक्वल लाने के लिए कुछ अलग से कुछ ट्रांजैक्शंस करनी पड़ती है, जिसको हम अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस कह देते हैं। ठीक है, तो उसको इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये हमारा बिजनेस का पार्ट नहीं है, जस्ट हमें इसको इक्वल करने के लिए, बैलेंस को सेट करने के लिए हमें अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस को लेना पड़ता है। सो एक चीज हम नोटिस करते हैं यहाँ पे अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन को समझने के लिए, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द अकोमोडेटिंग आइटम्स डोंट कॉज एनी मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जितने भी अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस हैं बेटे उसमें किसी तरह की कोई एक्सपोर्ट और इंपोर्ट नहीं हो रहा है गुड्स और सर्विसेज का, बॉर्डर से बाहर ऐसा कुछ नहीं जा रहा है। दीज रिलेट ओनली द मूवमेंट ऑफ ऑफिशियल रिजर्व। यहाँ पे सिर्फ क्या होता है अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस का मतलब कि ऑफिशियल रिजर्व को हम सिर्फ मूव करेंगे विद अ व्यू टू करेक्टिंग द बीओपी इम्बैलेंसेस। जो हमने अभी इतना डिटेल में डिस्कस किया है कि ऑफिशियल रिजर्व्स को हम कई बार उसमें से अमाउंट निकालते हैं या उसमें डालते हैं, तो वो क्यों करते हैं, क्योंकि हमें बीओपी के इम्बैलेंसेस को क्या करना है, बैलेंस करना है, करेक्ट करना है। तो उसी मूवमेंट ऑफ ऑफिशियल रिजर्व को हम अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस कहते हैं। राइट, अब इनके बीच में बेटे डिफरेंस देख लेते हैं दोनों आइटम के बीच में। जो ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस हैं जिसको हम बीओपी ट्रांजैक्शंस कहते हैं, तो ये सिर्फ प्रॉफिट को ही मैक्सिमाइज करने के लिए यूज में लाई जाती हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमें अपना इस तरह से कंसिडरेशन करते हैं ताकि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो हमारी इकोनॉमी को। लेकिन जो अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन होते हैं वो प्रॉफिट मोटिव से नहीं की जाती, वो सिर्फ इम्बैलेंसेस को बैलेंस करने के लिए की जाती है, पहला डिफरेंस। दूसरा क्या है, जो ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस है कॉज ऑफ बीओपी इम्बैलेंसेस, वो क्या करता है कि उसका कारण हो सकता है बीओपी में इम्बैलेंसेस क्रिएट हो सकता है। एक्सपोर्ट ज्यादा हो गए कई बार तो इम्बैलेंसेस क्रिएट हो गया, इंपोर्ट ज्यादा हो गए तो इम्बैलेंसेस हो गया, तो इम्बैलेंसेस क्रिएट हो सकता है। लेकिन जो अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस हैं वो क्या होती हैं, आर मीन टू रीस्टोर द बीओपी बैलेंस।
तो वो जस्ट बीओपी में इम्बैलेंसेस क्रिएट नहीं करता, उल्टा बैलेंस को सेट करने के लिए किया जाता है। इट मीन्स करेक्ट द इम्बैलेंसेस। तो इम्बैलेंस क्रिएट नहीं करता, इम्बैलेंसेस तो इसकी वजह से क्रिएट होते हैं, लेकिन उसी इम्बैलेंसेस को सेट कौन करता है? अकोमोडेटिंग आइटम सेट करती है। कैसे? अकोमोडेटिंग आइटम कौन सी अभी अपन पढ़ी है? ऑफिशियल रिजर्व को यूज करके, राइट। ये हो गया हमारा दूसरा डिफरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, इन दोनों के बीच में कई बार मीनिंग आता है और कई बार इनका डिफरेंस आता है, आपको ये टॉपिक हर हाल में कवर करना है। तीसरा क्या है? ऑटोनोमस जो आइटम्स होती हैं इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द बॉर्डर। यहाँ पे हम चीजों का लेन देन करते हैं, सर्विसेज का लेन देन करते हैं दूसरी कंट्री के साथ, बॉर्डर से बाहर। लेकिन जो अकोमोडेटिंग आइटम्स होती हैं डोंट इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। उसमें बॉर्डर से बाहर कुछ भी आइटम हम भेजते नहीं है, ना ही आ रही है। तो फिर अकोमोडेटिंग आइटम क्या होती है? जस्ट हम कुछ ऑफिशियल रिजर्व्स के मूवमेंट करके हम अपने आरबीआई इसमें हेल्प करता है, मूवमेंट करके हम सिर्फ क्या करते हैं? इस बैलेंसेस को सेट करते हैं, बस इतना काम करते हैं अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन से, कोई मूवमेंट नहीं होती गुड्स की। लास्ट हमने किया था अभी नेक्स्ट लास्ट पेज पे कि ऑटोनोमस जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उसको हम बोलते हैं अबव द लाइन आइटम ऑफ बीओपी। हमने एक लाइन ड्रॉ करी थी, उसके ऊपर जितने भी आइटम्स थे, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, एरर एंड ओमिशन, वो सारा होता है लाइन से अबव वाले आइटम, जिसको हम ऑटोनोमस आइटम बोल सकते हैं। लेकिन एक ही पॉइंट था इस लाइन से नीचे, वो था ऑफिशियल रिजर्व। और ऑफिशियल रिजर्व क्या होता है? बिलो द लाइन। तो उसी ऑफिशियल रिजर्व को हम क्या बोलते हैं? बीओपी लाइन से नीचे वाला कंसेप्ट, क्योंकि वो अकोमोडेटिंग आइटम है। तो अकोमोडेटिंग आइटम आर क्लासिफाइड इन द बिलो द लाइन ऑफ बीओपी, ठीक है। जैसे कि ऑफिशियल रिजर्व को अभी आपको एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझाया है, राइट। सो बेटे आज का हमारा टॉपिक खत्म होता है और इसी के साथ हमारा सिलेबस भी खत्म होता है दोनों बुक्स का। तो आई होप आपको सब क्लियर हो रहा होगा जितनी भी वीडियोस हमने बनाई हैं। अगर आपको कोई कंसेप्ट नहीं आता तो हम फिर से आप मुझे डिस्कस कर सकते हो, अगर हो सके तो हम उसकी दोबारा भी वीडियो बना के आपको भेज सकती हूँ, अगर कहीं पे आपको डाउट क्लियर होता है तो, क्रिएट होता है तो, राइट। तो इसी के साथ हमारा सिलेबस खत्म होता है बेटे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। ओके बेटे।